हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्यम। तो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने दो चर वाले रैखिक समीकरण का सारा जो है थ्योरी पोर्शन कर लिया था और आज से हम लोग क्या करेंगे तो इसका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज 2.1 या 2A कर सकते हैं, ठीक है। ये भारतीय भवन की बुक है, प्राथमिक गणित 2, ठीक है, हाई स्कूल प्राथमिक गणित 2 इसी से मैं बना रहा हूँ। अगर आपके पास ये बुक है तो ठीक है, वैसे मैं कुछ क्वेश्चंस को यहाँ लिख दूंगा और बोल भी दूंगा। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 3x - 2y + 1 = 0 को संतुष्ट करते हुए रिक्त स्थानों को भरें। कहता है इक्वेशन दिया हुआ है और इसको जो है संतुष्ट करते हुए रिक्त स्थान भरना है। और हम लोग को दिया हुआ है x का मान दिया हुआ है एक बार 1, तो y का मान निकालना है, और एक बार दिया हुआ है y का मान 5, तो x का मान निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, जब x का मान 1 है तो पूछ रहा है y का मान क्या होगा, तो हम लोग सिंपली यहाँ पर इस इक्वेशन में x के जगह पर 1 रख देंगे। तो जब x जगह पर 1 रखेंगे तो हो जाएगा 3 × 1 - 2y + 1 = 0। अब क्या करेंगे, 2y को या तो उस साइड भेज देंगे या इन दोनों को गुना करके उस साइड भेज देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 एकम 3 हो जाएगा और उसमें 1 जब हम लोग ऐड करेंगे तो मिलेगा +4 = 0। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इस 4 प्लस में भर जाएगा तो निगेटिव साइन में, फिर यहाँ से माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा और y का मान कितना आ जाएगा, ये 2 इधर गुना में हो जाएगा तो भाग में हो जाएगा और 2 बार में ये कट जाएगा। तो y का मान कितना आ गया हम लोग का, y का मान आ गया 2। अब क्या करना है, x का मान कहता है निकालना है जबकि y का मान 5 है, तो इसको आप लोग निकालिएगा इस तरह से। 3x हो गया -2 × y की जगह पर 5 लिख दिए और बराबर 0। अब इसको सॉल्व करना है और x का मान निकाल के यहाँ पर रखना है। ये हो गया 1 नंबर था और ये था 2 नंबर। फिर आते हैं हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन में, निम्नांकित में से सही और गलत। तो हम लोग को जो है ट्रू और फॉल्स बताना है और इसमें से 2 समीकरण दिया हुआ है, एक समीकरण दिया हुआ है और कहता है उसका हल जो है वो भी दिया हुआ है। तो कहता है इसको सही या गलत है यह। तो फर्स्ट नंबर में इक्वेशन दिया हुआ है 5x - 2y = 7 और इसका हल दिया हुआ है 3 और 4। तो किसी भी समीकरण का हल का मतलब क्या होता है, वो समीकरण को सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हुआ, जब x का मान और y का मान जो निकला उसको अगर हम इसमें पुट कर देंगे तो जो LHS होगा वही RHS भी होगा, ठीक है। जब हम लोगों ने पिछले वीडियोस में सॉल्व किया था, x और y का मान निकाला था पांचों विधि से, तुलनात्मक विधि से, लुप्तीक्रम से, प्रतिस्थापन से और ब्रजगुणन विधि के साथ साथ अनुपात निर्णय विधि किया था। उस पांचों विधि हम लोगों ने पुट करके लास्ट में जो है चेक करते थे सही है या गलत। तो वहां पर क्या होता है, LHS RHS बराबर आने का मतलब था कि हम लोगों ने सही हिसाब बनाया। तो यहाँ पर भी अगर x का मान 3 और y का मान 4 अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तो हम लोग कहेंगे कि ये सही है। तो यहाँ पर x की जगह पर क्या रखेंगे 3 और y की जगह पर क्या रखेंगे 4। यही हम लोग का LHS है, ठीक है। LHS ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल के इधर जो होता है उसको कहते हैं LHS, बायां पक्ष। तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 8, तो आ जाएगा 7। और हम लोग का RHS भी क्या है 7 ही है, तो बराबर लिख देंगे RHS। तो LHS और RHS क्या हो गया, बराबर आ गया। 2 का जो है 2 नंबर देखते हैं, 2 का 2 दिया हुआ है, एक समीकरण दिया हुआ है ax + by + c = 0, इधर dx + ey + f = 0। कहता है इसका एक हल होता है, ठीक है, इसका जो है एक हल होता है, ठीक है। जबकि हम लोग जानते हैं अगर कोई युगपत समीकरण दिया हुआ है तो उसका एक हल भी हो सकता है, अनगिनत हल भी हो सकता है या कोई हल भी नहीं हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कंडीशन पर। तो इसका अगर एक हल होगा कहता है ये जनरल इक्वेशन का, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। और अभी हम लोग क्या होता है LHS RHS बराबर हो गया था, तो एक का आंसर जो हो जाएगा वो ट्रू हो जाएगा, सही है ये, ठीक है, ये सही है। और 2 नंबर क्या हो गया, तो गलत हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग 3 नंबर में, कहता है अविरोधी समीकरण युग्म a1x b1y = c1, a1x b1y = c1, एक ये समीकरण है। और दूसरा है a2x
b2y प्लस बराबर c2, ठीक है, 3 नंबर में। तो हम लोग को देखना है कि इसका कहता है ये अविरोधी समीकरण युग्म है और इसका केवल एक हल होगा। ये जो दिया हुआ है यह है अविरोधी, ठीक है, तो कहता है अगर ये अविरोधी है तो इसका एक हल होगा। तो हम लोगों ने थ्योरी पोर्शन में ऑलरेडी पढ़ लिया है, अगर कोई समीकरण अविरोधी होता है तो उसका क्या होता है, एक हल होता है। अगर विरोधी होता है, अगर ये समीकरण विरोधी होगा तो क्या होगा, एक भी हल नहीं होता है, एक भी हल नहीं। और यही समीकरण अगर आश्रित होता है तो उसका क्या होता है कि बहुत सारा हल हो जाता है, अनगिनत हल हो जाता है, ठीक है। तो ये तीसरा क्या हो जाएगा, तो ट्रू हो जाएगा। अब है 2 का 4, ठीक है, 2 का 4 में कह रहा है कि 4 के अतिरिक्त p के सभी मानों के लिए युगपत समीकरण के अद्वितीय हल होंगे, ठीक है। तो इसको पहले हम लोग साफ कर लेते हैं, आप लोग उतार लीजिए। तो 2 का 4 में हम लोग देखते हैं, तो युगपत समीकरण हम लोग को दिया हुआ है और इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 के अतिरिक्त p के सभी मानों के लिए युगपत समीकरण के अद्वितीय हल होंगे, ठीक है। कहता है कि 4 सिर्फ नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो तो चलेगा। तो उसके लिए कहता है इसका मान क्या होगा, अद्वितीय होगा। तो अद्वितीय हल होने के लिए आप लोगों को अगर याद होगा कि अगर एक इक्वेशन होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, अगर ये युगपत समीकरण है तो अगर एक हल होता है या अद्वितीय हल होता है, उसके लिए क्या शर्त था कि a1 बाय a2 मतलब x में जो गुना है और y में जो x में गुना है उसका बटा करेंगे, रेशियो लेंगे, और जो y में गुना है उसका रेशियो लेंगे। ये दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू होना चाहिए। और यही अगर अनगिनत हल अगर होता था, ठीक है, अगर अनगिनत हल होगा, अनगिनत, तो उसमें क्या होता है a1 बाय a2 बराबर होता है b1 बाय b2 और बराबर होता है c1 बाय c2। मतलब कि वहां पर x y का जो गुणांक होता है उसका अनुपात, साथ ही साथ अचर पद का अनुपात भी क्या होता है, बराबर होता है। और एक है तीसरा कंडीशन होता है जब कोई हल नहीं होता है, ठीक है, कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं कब होता है, जब a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2, मतलब कि x का जो गुणांक है और y का जो गुणांक है उसका अनुपात तो बराबर हो, लेकिन ये जो है जो अचर पद का होता है गुणांकों का अनुपात वो बराबर ना हो। तो हम लोग को यहाँ दिया हुआ है इसमें इसका अद्वितीय हल होगा, ठीक है। तो उसके लिए कंडीशन कहता है कि p जो है वो 4 को छोड़ होना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि अगर इसका अद्वितीय हल होगा तो 4/2 मतलब कि x का गुणांक फिर y का गुणांक, y गुणांक क्या है p/2, ये क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू होना चाहिए अद्वितीय हल के लिए। अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है, एक और केवल एक हल। तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो 4/2 इंटू 2 नॉट इक्वल टू p, यहाँ से 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और p का मान क्या आ जाएगा, p नॉट इक्वल टू 4। तो 2 का 4 भी क्या आ जाएगा, तो सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है कि 2 युगपत समीकरण पहले तो दिया हुआ है और इसमें कह रहा है कि x का मान 1 है और y का मान 2 है। तो कहता है a और b का मान क्या होगा। तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो जब x का मान रखते हैं हम लोग 1 और y का मान रखते हैं 2, तो पहला समीकरण रखते हैं हम लोग, तो x की जगह पर 1 रख देंगे और y की जगह पर 2 रख देंगे, बराबर बन आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा 2a और ये 3 इंटू 1 3, 3 इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो ये आ जाएगा -2 2a। तो यहाँ से फिर 2 जो है कहाँ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में, चूंकि उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा और कट के आ जाएगा -1, ठीक है। a का मान -1 आ गया। अब फिर से हम लोग को b का मान निकालना है। तो b का मान निकालने के लिए भी उसी तरह से क्या करेंगे, इस बार इस इक्वेशन में x और y का मान बैठा देंगे। तो यहाँ पर bx, तो x का मान है 1 इंटू b माइनस 2 इंटू y, तो 2 इंटू 2 बराबर 3। अब यहाँ आ जाएगा b, यहाँ आ जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है, 3, फिर ये इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और बराबर आ जाएगा 7। तो b का मान, a का मान कितना आ गया हम लोग का -1 और b का मान आ गया +7। फिर चौथा नंबर पूछ रहा है कि x प्लस वाई बराबर 6 होता है तो उसके कितने हल होते हैं। तो हम लोग ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं।
कि अगर कोई दो चर वाला रैखिक समीकरण है तो उसका अनगिनत हल होता है, ठीक है। इसका हल कितना होगा, अनगिनत होगा। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि 1 + 5 बराबर भी 6 होता है, 2 + 4 बराबर भी 6 होता है, -4 + 10 बराबर भी 6 होता है। मतलब x का मान 1 रखेंगे, y का मान 5 रखेंगे, x का मान 2 रखेंगे तो y का मान 4 रखेंगे। इस तरह से हम लोग को अनगिनत वैल्यू मिलेगा। अभी तो सिर्फ प्लस माइनस में गए, अगर हम लोग डिवाइड में जाए तो अगर 5½ + ½ तो 5.5 और आधा वो भी क्या देगा, हाफ, मिलके 6 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग को अनगिनत वैल्यू मिलेगा। आंसर क्या हो जाएगा, अनगिनत। फिर दिया हुआ है कि 5 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थान इसमें भरना है। वह समीकरण युग्म जिसका केवल एक और एक हल होता है, ठीक है। तो ऐसा समीकरण युग्म अगर दिया हुआ है हम लोग को, कहता है इसका एक और एक हल होगा, तो उस समीकरण युग्म को हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है, डैश समीकरण कहलाता है, दिया हुआ है। तो उस समीकरण युग्म को हम लोग कहते हैं, अगर एक हल होता है उसको कहते हैं हम लोग अविरोधी, ठीक है। इसका ग्राफ भी आप लोग को याद होगा। ग्राफ इसका कैसा होता था, तो इस तरह से होता था। कोई अगर एक्स वाई एक्सिस दोनों क्या होता है, ये अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये एक दूसरे को काटता है मतलब दोनों दोस्त है और दोनों रास्ते में क्या होता है, जब मिलता है तो हाथ मिलाते हुए उसके बाद जाता है। इसका मतलब क्या, अविरोधी है, एक दूसरे का विरोध नहीं करता है। इसलिए इसमें क्या होता है, एक हल निकल जाता है दोनों में। फिर अगला क्वेश्चन ये था पहला। फिर दूसरा में पूछ रहा है इसका आंसर कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अविरोधी। ये विरोधी नहीं, ठीक है, ये विरोधी नहीं होते, आराम से मिल बांट के जाते हैं। फिर दूसरा दिया हुआ है कि अगर कोई समीकरण युग्म है उसका कोई हल नहीं होगा, तो इसका हम लोग को निकालना है कि इसका नाम, इस समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं। तो अगर कोई हल नहीं होता, इसलिए कोई हल नहीं। तो जब कोई हल नहीं, इसका अगर ग्राफ आप लोग को याद होगा, हम लोग खींचे थे, कुछ इस तरह से मिला था। एक लाइन अगर ये है तो दूसरा लाइन ये। इसमें क्या होता है कि अगर एक सड़क के इस यहाँ से आ रहा है, दूसरा सड़क के इस छोर से जाएगा, मतलब दोनों कभी आपस में मिलेगा नहीं, एकदम दोनों में जो है कट्टर दुश्मनी चल रहा है, दोनों कभी नहीं मिलेगा। कितना भी दूरी चल जाए, रेलवे पटरी भी कहीं कहीं क्या होता है, मिल जाता है, लेकिन ये दोनों कहीं मिलने वाला नहीं है। तो इसका क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं विरोधी। दोनों एकदम एक दूसरे का क्या है, तो विरोधी समीकरण है, ठीक है। तो यहाँ पर, और इसका भी अगर आप लोग को याद रखना है तो कर सकते हैं। इसका ग्राफ क्या होता है, जब अनगिनत हल होता है तो अगर ये एक लाइन है तो दूसरा लाइन भी इसी पर जाएगा, ठीक है, एकदम साथ ही साथ चलता है ये दोनों दोस्त, ठीक है। जैसे कि छाया साथ में चलता है, उसी तरह से ये दोनों दोस्त एकदम साथ में चलता है, एक के ऊपर एकदम हमेशा दोनों साथ में ही चलता है। और अविरोधी में क्या होता है कि विरोध नहीं करता है, एकदम आराम से मिलते हुए जाता है, और विरोधी में कभी नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आना होता है ऑब्जेक्टिव वैसे, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रही है तो जरूर वीडियो को लाइक करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर हो गया, 6 नंबर। युगपत समीकरण दिया हुआ है और उसका कहता है कितना हल होगा, ठीक है। तो युगपत समीकरण हम लोग के पास है 2x + 3y = 8 और है 4x + 6y = 7। कहता है इसका हल कितना होगा। तो कैसे निकालते हैं, तो ये कंडीशन आप लोग को याद होगा। 2/4 x कोफिशिएंट निकालेंगे, y कोफिशिएंट कितना आएगा 3/6। तो 2/4 क्या बन जाएगा 1/2 और 3/6 भी आ गया 1/2, फिर 8/7 आ गया। मतलब क्या हुआ कि x का गुणांक बराबर है y का गुणांक, दोनों हाफ और हाफ है, लेकिन ये जो है अचर पद वो बराबर नहीं है। तो ये किसका कंडीशन था, जब एक भी हल नहीं होता है, ठीक है। तो इस समीकरण का एक भी हल नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन 2 पर आते हैं हम लोग। तो फिर से हम लोग को युगपत समीकरण दिया हुआ है और पूछ रहा है कितना हल होगा। तो इसी तरह से बाकी 2 क्वेश्चन भी है, आप लोग निकाल लीजिएगा। अगर a1/a2 = नॉट इक्वल टू b1/b2 आए तो एक हल होता है। जब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 आए तो इसका अनगिनत हल होता है। और अगर a1/a2 बराबर आ जाए b1/b2 और नॉट इक्वल टू आए c1/c2, इसका क्या होता है, एक भी हल नहीं होता है, एक भी हल नहीं, जो कि अभी हम लोग निकाले हुए हैं। तो क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ। समीकरण है इसका यहाँ पर
x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। और अगला इक्वेशन है 2x प्लस 4y बराबर 16 दिया हुआ है। तो पहले आप लोग क्या कीजिएगा, 8 को उस साइड ले लीजिएगा या 16 को इस साइड ले लेंगे तो ज्यादा आसान पड़ेगा। 8 को उधर देना, चूंकि माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और फिर यही काम करके देखना, इस तीनों में से जो कंडीशन आ जाए वो लिख देना है, कितना हल होगा कितना नहीं। फिर थर्ड क्वेश्चन में उसी तरह से दिया हुआ है दो समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 7 और 6x प्लस 5y बराबर 11। ठीक है, इसको भी चेक करके देखना सब कोफिशिएंट को बटे करके। आते हैं हम लोग 7 नंबर में। 7 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है, दो इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, वही इक्वेशन जो भी लिखे थे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है। तो कह रहा है कि a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। तो इन समीकरणों कितने हल होंगे? तो अभी तो हम लोग जानते हैं अगर इसका कोएफिशिएंट इक्वल नहीं होता है तो उसका कितना हल होता है? तो एक हल होता है। तो इसके हल की संख्या कितना हो जाएगी? एक हो जाएगी। ये हो गया 7 नंबर में आप लोग का। फिर दिया हुआ है नेक्स्ट नंबर में 8 नंबर में कह रहा है कि बताएं निम्नलिखित युगपत समीकरणों में से अविरोधी, विरोधी या आश्रित बताना है। 3 समीकरण दिया हुआ है, उसमें पूछ रहा है विरोधी है, अविरोधी है या आश्रित है। उसमें भी हम लोग को यही काम सेम करना है। पहले दो इक्वेशन इस तरह से दिया हुआ है, पहले उसको क्या कर लेंगे, कोएफिशिएंट लिख लेंगे। जब उसका क्या होता है कि एक हल होता है तो वो क्या होता है, तो आप लोग देखे होंगे उस साइड में कुछ देर पहले लिखा हुआ था। इससे क्या होता है, अविरोधी होता है। ठीक है, ये क्या होता है, जब अनगिनत हल होता है तो इसका जो हो जाता है संख्या, रूपन से लिखते हैं जब आप लोग को समझ में आएगा। तो इसका जो है हलों की संख्या कितना हो जाती है, ये आश्रित हो जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, विरोधी होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं बना के दिखा दे रहा हूँ 8 का, बाकी सब आप ही बनाना है। जैसे इक्वेशन दिया हुआ है 5x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। फिर दिया हुआ है 6y माइनस 10x प्लस 22 बराबर 0। ठीक है, तो इसको हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x कोफिशिएंट 5/6 है, ये है y कोफिशिएंट है -3 बाय -10। ठीक है, और तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि दोनों क्या है, नॉट इक्वल टू है। तो जब नॉट इक्वल टू होता है उसका क्या होता है, एक हल होता है। और एक हल होने का मतलब ये क्या है, तो अविरोधी। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग को बाकी 2 8 का 2 और 8 का 3 भी इसी तरह से दिया हुआ है, निकाल लीजिएगा। फिर अब हम लोग आते हैं 9 नंबर पर। इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस 2y बराबर 8 और 4x माइनस 3y बराबर 3x बराबर 11। तो हल करने में किसी विद्यार्थी का हल जो है x बराबर 6 y बराबर 1 आए तो उसका आंसर जो है बताना है वो सही है या नहीं है, कारण के साथ लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इसको उतार लीजिए। तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि एक समीकरण दिया हुआ है, युगपत समीकरण, और इसका हल जो है एक बच्चे ने x बराबर 6 और y बराबर 1 निकाला है। तो क्वेश्चन में कह रहा है क्या ये हल जो है वो सही है या नहीं है। और 9 का 2 में वही सेम क्वेश्चन है, एक युगपत समीकरण दिया हुआ है और उसका हल बच्चे ने ये निकाला, सही है या नहीं है वो बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हल नहीं करेंगे पूरा, डायरेक्ट क्या करेंगे, x बराबर 6, x की जगह पर हम लोग 6 रखेंगे और y की जगह पर 1 रखेंगे। अगर दोनों समीकरण क्या होता है, संतुष्ट हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि हल जो है सही निकाला है, अदरवाइज नहीं निकाला है। तो सबसे पहले इसमें रखते हैं x की जगह पर 6 और y की जगह पर, ठीक है, इसको मान लेते हैं अगर 1, तो 1 से 2 गुना 1 तो बराबर क्या मिलेगा, 6 प्लस 2 बराबर 8। तो ये बराबर RHS आ गया। ठीक है, RHS में क्या है, 8 है। तो पहला तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब दूसरे को देखते हैं करता है कि नहीं। 4 इंटू वाई, वाई का मान कितना है 1, माइनस 3 इंटू एक्स, एक्स कितना है 6, तो 4 माइनस 3 इंटू 6 है, तो 3 छक 18। तो इसको जब माइनस करेंगे तो आ रहा होगा हम लोग का -14। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ये 11 आना चाहिए था, 11 के बराबर नहीं आया। तो इसका मतलब ये जो बच्चे ने हल निकाला x बराबर 6 y बराबर 1, ये इसका हल नहीं है। ठीक है, और इसका अगला क्वेश्चन भी सेम है, आप लोग को ये बनाना है, x बराबर 2 रखना है, y बराबर 1 रखना है। देख रहे हैं पहला समीकरण सेटिस्फाई हो रहा है, दोनों जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3। ठीक है, दूसरे में अगर रखेंगे तो x की जगह पर 2 रखेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और y की जगह पर 1 रखेंगे तो ये 3, y की जगह पर फिर रखना है आप लोग को, सॉरी वहां पर 2 रखना है, 2 दूनी
4 हो जाएगा, y यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 कम 3, और दोनों घटाएंगे तो 1 आएगा, और यहाँ पर भी 1 है, तो दोनों समीकरण क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो कह रहे हैं कि ये भी इसका समीकरण का हल है, सही है। तो बच्चे ने क्या था, ये इसमें सही हल निकाला है, ठीक है, और इसमें गलत निकाला था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखे कि, तो जिससे कि मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।